शायद 23 साल की थी और उस दिन मैं अपने बुढ़े दादा को गांव छोड़ने के लिए गया हुआ था और मेरा वापस शहर में लौटना भी काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि शहर में आज मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी काम था, जिस कारण मैंने रात वाली बस ज्वाइन करना बेहतर समझा। उस वक्त कड़कड़ाती ठंड का माहौल था, जिस वजह से मैं अपनी कंबल ओढ़ते हुए गांव के मेन बस स्टैंड पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि आज बस स्टैंड पर बस नहीं पहुंच पाएगी और उसका मुख्य कारण था टूटी हुई सड़क का रिपेयर होना, जिस वजह से बस आज उस जगह पर नहीं पहुंचने वाली थी जिस जगह पर मैं खड़ा होकर बस का वेट कर रहा था। हालांकि उस वक्त मैं अकेला ही बस का वेट नहीं कर रहा था, मेरे अलावा 3 और लोग भी मौजूद थे वहां पर। लेकिन जब पासी के दुकानदार के द्वारा बताया गया कि आज बस स्टैंड पर बस नहीं पहुंचेगी तो हम तीनों वहां से निकल गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। दरअसल उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था और शायद उसी जगह पर बस भी पहुंचने वाली थी। तभी हमें बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त रात के लगभग 9 बज रहे थे और सर्दियों के मौसम में इस वक्त लोग अपनी कंबल ओढ़कर बेड पर आराम कर रहे होते हैं और उस गांव के सारे लोग भी इस वक्त एक गहरी नींद का मजा ले रहे थे। सिर्फ मेरे अलावा 2 लोग ऐसे थे जो इस कड़कड़ाती ठंड में परेशानियों का सामना कर रहे थे। पहली बार तो मैं उस बस को देखकर एकदम हैरान था क्योंकि अमूमन मैं इस इलाके में काफ़ी सफ़र तय करता रहता था, लेकिन मैंने कभी भी इस बस को नहीं देखा और वो भी इतनी जल्दी, इससे पहले कि मैं उस बस ड्राइवर को बस के बारे में कुछ पूछ पाता कि बस में बैठते ही बस अचानक से ही चल पड़ी। ड्राइवर का व्यवहार थोड़ा ख़राब तो लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतों पर मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपने साथ बैठे गांव के दोस्त के साथ गप्पे लड़ाने लगा। तभी उसने बताया कि वह काठमांडू से झींगर की तरफ रवाना हुआ है क्योंकि कल ही उसी के इलाके में उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि हमारी निगाहें बाकी बड़ी सीटों पर गईं तो हमें काफ़ी हैरानी होने लगी क्योंकि उस बस के अंदर हम 3 लोगों के अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और जब हम तीनों बस के अंदर पहुंचे थे तो हमने भी ध्यान नहीं दिया था कि बस के अंदर और कोई भी मौजूद है या फिर नहीं। बस को पूरी तरीके से खाली देखकर मैं इस बारे में ड्राइवर से पूछना चाहता था, जिस कारण मैं अपनी सीट से उठा और ड्राइवर के पास जाने लगा। लेकिन मेरे गांव वाले दोस्तों ने कहा कि अरे भाई साहब, हमें क्या मतलब, चाहे बस में कोई सवारी हो या फिर ना हो, हमें तो बस अपने गांव जाना है। बाद में मैंने भी उस ड्राइवर से ना पूछना ही ठीक समझा और फिर मैं उन दोनों के साथ इधर उधर की बातें करने लगा। तभी वो बस एक ऐसे रास्ते पर पहुंची जहां का पूरा रास्ता एकदम सुनसान पड़ा था। मुझे ऐसा लगा मानो मैं इस जगह को अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूं क्योंकि मैं गांव के इस रास्ते पर काफ़ी सफ़र कर चुका था, लेकिन मैंने आज पहली बार इस सुनसान इलाके को देखा था। और बाद में मैंने सोचा कि शायद घनघोर अंधेरे की वजह से मैं रास्ते को ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं बस में आराम से बैठा रहा और दोस्तों के साथ बातचीत करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बस के पीछे वाली सीट से हंसने की आवाज़ें आने लगी और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैं एक पल के लिए हैरान था क्योंकि कुछ देर पहले तो इस बस के अंदर हम 3 लोगों के अलावा सिर्फ ज़ोरदार सन्नाटा ही पसरा हुआ था। और अब मैंने देखा कि उस बस के अंदर पीछे वाली सीट पर 4 बड़े बड़े और हट्टे कट्टे लोग बैठे हुए थे और वो सभी लोग एकटक हमें घूरे जा रहे थे। और इस बार मैंने बस के ड्राइवर को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे भाई साहब, बस को यहीं पर रोक दो, अब मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना है। इतना सुनते ही पीछे वाली सीट की ओर से आवाज़ आई, अब तो ये बस तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप सभी को आपके सही स्थान पर न उतार दे। और जब मैं पीछे मुड़ा तो उन्हीं में से एक आदमी एक बार फिर मुझे घूरते हुए बोला, भाई साहब चिंता मत करो, जल्दी आपको उतार दिया जाएगा। इतना कहकर वो आदमी मंद मंद मुस्कुराहट देने लगा, लेकिन उसकी ये हंसी मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। पता नहीं क्यों, मगर वो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। बाद में मैंने अपने दोनों साथियों को भी उनके बारे में बताया, लेकिन उन दोनों को भी वो चारों शख्स काफ़ी अलग लग रहे थे। उनकी हरकतें और उनके बोलने का अंदाज, जिस कारण हम तीनों अपनी सीट से उठे और सीधा बस ड्राइवर के पास पहुंच गए। मैंने उस बस ड्राइवर से पूछते हुए कहा कि अरे भाई साहब, ये 4 लोग कुछ देर पहले तो बस में दूर दूर तक नहीं थे और अब इतनी जल्दी कहाँ से आ गए?
पहले तो उस ड्राइवर ने हमें कोई जवाब नहीं दिया और बाद में बोला, कौन 4 लोग? मुझे तो आपके अलावा इस बस में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक बार भी पीछे नहीं पलटा और मैंने कहा, अरे आप पीछे तो देखिए, वो बैठे हैं ना। लेकिन अब की बार जब हम तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि सच में बस के अंदर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। बस ड्राइवर पहले की तरह ही अभी भी बस को ड्राइव करने में जुटा हुआ था। और उसके बाद हम तीनों दोस्त वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गए। लेकिन अब हमें उस बस के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत लग रहा था, क्योंकि उस ड्राइवर ने बिना देखे ही सब कुछ बता दिया था कि बस के अंदर हमारे अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। मुझे तो उस बस ड्राइवर पर भी शक होने लगा था। एक तो बस के अंदर ड्राइवर के अलावा कंडक्टर भी मौजूद नहीं था, और ऊपर से बस के अंदर हो रहे ये छोटे मोटे हादसे किसी घटना की तरफ इशारा कर रहे थे। और तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजने लगी, और जब मैंने फ़ोन देखा तो मेरे फ़ोन पर अंकल थे जो उसी गांव में रहते थे। तभी अंकल ने बताया कि मेरा कुछ सामान घर पर ही छूट गया है, जिस वजह से वह मुझे अपना सामान देने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचे। तो पता चला कि वो वहां पर नहीं था। उसके बाद अंकल ने मुझसे पूछते हुए कहा कि बेटा, यहाँ से गुजरने वाली उस समय की बस तो मेरी आंखों के सामने से गुजर चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस बस के अंदर पहुंच गया हूं। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि मैं इस वक्त किस बस के अंदर सफ़र कर रहा हूं। मेरी बातें सुनकर मेरे अंकल मुझ पर भड़कते हुए बोल पड़े, बे पागल है क्या? तुझे पता भी है कि वह बस कहाँ जाएगी? इतने में ही मेरा फ़ोन मेरे हाथों से छूट गया और वो नीचे गिर पड़ा, और नीचे गिरने की वजह से मेरा फ़ोन पूरा कचूमर सा बन गया, और उसके बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने अपने फ़ोन की दशा देखी तो मैंने देखा कि अब मेरा फ़ोन पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन मुझे इतना दुख नहीं था, क्योंकि वह काफ़ी पुराना होने के साथ साथ काफ़ी बोरिंग भी लगने लगा था। खैर बाद में मैंने अपने साथ सफ़र कर रहे दोस्त का फ़ोन लिया और अपने अंकल को फ़ोन किया। फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उन्होंने बताया कि इस वक्त मैं जिस बस के अंदर सफ़र कर रहा हूँ वह बस वीरान पड़े जंगल के अंदर से गुजरते हुए ऐसी जगह पर पहुँचने वाली है जहाँ से बचकर निकलना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। मैं अपने अंकल की बातों को काफ़ी गौर से ही सुन रहा था कि उन्होंने मुझे बताया कि उस बस के सामने की तरफ अगर लाल लाल रंग का बड़ा सा एक धब्बा लगा हुआ है तो ये समझ लेना कि अब तुम मौत के दूसरे दरवाजे के पास पहुंच गए हो, जहां से बचकर निकलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। और तभी मैंने अपनी नज़रें बस के सामने वाले कांच की तरफ गड़ाई तो अंधेरे में मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से मैंने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया और बस के सामने की तरफ देखने लगा। और फिर देखने के बाद तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो चुका था कि ये तो वही बस है जिसके बारे में अंकल बता रहे हैं। उस बस के आगे वाले कांच के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लाल धब्बा लगा हुआ था, जो इस बात को साबित कर रहा था कि यह बस कोई नॉर्मल बस नहीं है। फिर मैं उस बस से नीचे उतरने का कोई बहाना ढूंढने लगा। इससे पहले मैंने उन दोनों दोस्तों को भी यह सब बातें बताई कि यह बस बिल्कुल ठीक नहीं है, और फिर हम तीनों उस बस से जल्द नीचे उतरना चाहते थे। फिर मैंने उस ड्राइवर को आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब ज़रा बस तो रोक दो, मुझे काफ़ी ज़ोर से बाथरूम लगी है। लेकिन मेरी बातों का शायद उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं उसके पास जाकर भी चिल्लाता रहा, लेकिन उसने बस को नहीं रोका। और मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर मैंने ड्राइवर के साथ छेड़खानी की तो फिर वह मुझे बस से नीचे फेंक देगा, और मैं तो यही चाहता था। फिर थोड़ी ही देर के बाद उस ड्राइवर के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे बोलने लगा, भाई साहब ज़रा बस रोको। लेकिन इस बार तो गजब ही हो गया, क्योंकि जब मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो उस ड्राइवर का हाथ उसके कंधे से एकदम से कट गया और वो नीचे गिर पड़ा। और फिर वह ड्राइवर मुझे अपनी भयानक निगाहों से एकदम से देखने लगा। वह मुझे लगातार घूरे जा रहा था और मैं उसकी निगाहों से काफ़ी ज़्यादा डरता हुआ पीछे खिसकने लगा। यह नज़ारा मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक और डरावना नज़ारा था, जिसे देखने के बाद मेरा दिल अब दहल चुका था, क्योंकि मैंने देखा कि उस ड्राइवर का पूरा चेहरा एकदम सफ़ेद था। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि उसकी आंखों के अंदर एक लाल लाल तेज डरावनी रोशनी चमक रही थी।
चलती हुई बस के अंदर भी वह बस ड्राइवर अपनी सीट से उठा और हमारी तरफ बढ़ने लगा। यह कतरा इस कदर हमारी तरफ बढ़ रहा था मानो आज हमारी मौत निश्चित है। फिर मैंने उन दोनों दोस्तों को अपने साथ चलती हुई बस से नीचे कूदने का इशारा किया और हमें ना चाहते हुए भी उस भागती हुई बस के अंदर से नीचे कूदना ही पड़ा। मुझे तो लग रहा था कि इस बस से नीचे कूदने के बाद शायद से मेरे हाथ और पैरों की हड्डियां टूटने वाली थीं। बाद में मैंने सब कुछ भुला सा दिया और मैं नीचे कूद गया। जब मैं बस से नीचे कूदा तो अपने उन दोनों साथियों के साथ एक वीरान पड़ी खंडर सी जगह पर पहुंच गया जहां चारों तरफ कच्चे मकान बने हुए थे। लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हम इस जगह पर कैसे पहुंच गए। लेकिन हम जिस जगह पर पहुंचे थे वह जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। पहले तो मैं वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा और फिर जब मुझे रास्ता नज़र आया तो मैं अपने उन दोनों दोस्तों के जो गांव के रहने वाले थे उन्हें लेकर उस रास्ते की तरफ निकल पड़ा। सच बताऊं तो उस दिन जब मैं उस जगह से निकल रहा था तो अचानक ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद तो हम तीनों दोस्त एकदम से कांप उठे, क्योंकि इस बार हमने पाया कि उसी बस का ड्राइवर सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ था और उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े हो रखे थे। हम तीनों ने ज़्यादा सोचना और समझना ठीक नहीं समझा और वहाँ से तेज़ तेज़ भागने लगे। हम लोग जल्दी से जल्दी उस जगह से निकल गए और एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुँच गए। और उस झोंपड़ी के पास पहुँचने के बाद हम तीनों ने एक बूढ़े आदमी से मदद मांगी और फिर पूरी रात वहीं पर हम बैठे रहे। और फिर जब हमने इस घटना के बारे में बताया तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम समझो तो वह एक भूत था और तुम समझो तो वह एक काली शक्ति। अब वह बूढ़ा आदमी हमें उसके बारे में बताना क्यों नहीं चाहता था ये तो हमें भी नहीं पता था। लेकिन दोस्तों उसके तुरंत बाद से मैं रात में कभी भूल कर भी बस में जाने की हिमाकत नहीं करता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों मेरा नाम प्रदीप है और ये तब की बात है जब मैं सूरत स्टेशन पर उतरा। तब धूप अपनी जोरों पर थी। धूप की वजह से स्टेशन की पूरी जमीन किसी आग की भट्टी की तरह गर्म पड़ी थी। आसपास देखने पर पता चला कि स्टेशन के कुछ बेंच तो धूप में ही थे और धूप में वो किसी गर्म भट्टी की तरह जल रहे थे। तो वहीं जो छाया में थे उनके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर स्टेशन से थोड़ा आगे मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई देने लगा और उस रेस्टोरेंट को देखते ही मैं जल्दी से स्टेशन से आगे चल पड़ा। फिर मैं उस रेस्टोरेंट के पास पहुंचा तो वहां एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे लोहे की एक बेंच बनी हुई थी। मुझे भी और क्या चाहिए था, मैं उस बेंच पर बैठ गया और उस बेंच के नीचे बैठकर आराम से सोने लगा। कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी आंख खोली तो आसमान में सूरज की जगह चांद नजर आ रहा था और बगल वाला वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया था। मेरे फ़ोन पर अतुल के 18 मिस कॉल आए थे और उन मिस कॉल से पहले मेरी नज़र फ़ोन के टाइम पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल रात के 11:30 बज रहे थे और मैं शाम के 4 बजे से यहाँ सो रहा था। मैंने तुरंत अतुल को फ़ोन लगाया और उसे सारी बात बताई। तभी अतुल ने कहा, भाई जिस स्टेशन पर तुम हो ना, पहले तो वहाँ किसी आदमी को देखो, अगर कोई नज़र आता है तो तुरंत निकल जाओ। जब मैंने दूर से उस स्टेशन को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि स्टेशन पर कोई जानवर तक नहीं है। इतना गहरा सन्नाटा था मानो कोई परिंदा भी अपने पर ना मार सके। पता नहीं क्यों, लेकिन उस स्टेशन से मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी और उस समय मैं डरते डरते स्टेशन पर तो पहुंच गया, लेकिन वहाँ की खामोशी ने मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया क्योंकि उस स्टेशन के ऊपर एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि स्टेशन भी इतना बड़ा नहीं था, फिर भी स्टेशन मास्टर का होना तो एक लाजमी सी बात है। साथ ही उस स्टेशन का रूम भी एकदम बंद पड़ा था, जिसके आगे लाल कलर की लाइट चालू थी। पहले तो मैं उस रूम के पास गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अंदर भी सिर्फ मिट्टी पड़ी थी। उस गार्ड रूम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस कमरे के अंदर जाना भी किसी कचरे में अपने पैर डालने जैसा है। फिर कुछ देर तक तो मैं वहीं खड़ा खड़ा देखता रहा, लेकिन उस स्टेशन के ऊपर चूचाहट करने वाला भी कोई नहीं था।
फिर मैं उस स्टेशन से निकलने के लिए एग्जिट डोर की तरफ बढ़ने लगा। स्टेशन पर वो सारी सुविधाएं थी और अभी मैं एग्जिट डोर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो मेरे अलावा कोई और भी स्टेशन पर घूम रहा है। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं और मैं झटके से पीछे मुड़ा तो मुझे वहाँ कोई भी नजर ही नहीं आया। मेरा कलेजा इतने ज़ोरों से धड़क रहा था मानो वो छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। अब मेरा गला भी सूखने को आया था, इसलिए मुझे सामने स्टेशन के एक पेड़ के पास एक नल का नज़र आया। पानी पीने के लिए मैं एग्जिट डोर की तरफ बढ़ने के बजाय वापस से उस नल की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि प्यास की वजह से मेरा गला सूख गया था। फिर मैं पानी पीने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि ये इतना शीतल पानी था जैसे एक पल के लिए तो मैंने अमृत पी लिया हो। मैं उस स्टेशन का शीतल पानी पीकर वापस से पीछे पलटने ही वाला था कि मेरी नज़र उस नल के सामने बनी एक परछाई पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पीछे कोई खड़ा है। अब थोड़ी देर के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन फिर मैं डरते डरते पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वहाँ तो कोई नहीं था और वहाँ किसी को ना पाकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वो अजीब सी परछाई तो मुझे अभी भी नजर ही आ रही थी। मैं समझ गया था कि इस स्टेशन में कुछ तो खोट है, इसलिए मैं फिर से अपनी मौसी के लड़के अतुल को फ़ोन करने लगा। लेकिन आज मेरी किस्मत की बदौलत मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी और मैं अपने आप को कोसते हुए स्टेशन से बाहर जाने लगा। तभी मुझे किसी ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप अपना बैग तो लेते जाइए। इसी बीच मुझे याद आया कि मैंने अपना बैग उस पेड़ के नीचे वाली बेंच के पास ही छोड़ दिया था। स्टेशन पर किसी आदमी की आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा हैरान था। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे अलावा भी इस स्टेशन पर कोई है जो मेरी तरह नॉर्मल इंसान है। जिस वजह से मैं हड़बड़ाहट के साथ पीछे की तरफ घूम गया तो मैंने देखा कि मुझे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, जो किसी धाकड़ इंसान की तरह लग रहा था। हाथ में बंदूक, पैर में जूती और रंग ढंग से नजर आने वाला ये आदमी कोई अड़ियली हो सकता है। पहले तो मैंने उस आदमी से कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि मैं अपना बैग लेने के लिए बेंच की तरफ चला गया। लेकिन जब मैं वापस से उसी जगह पर पहुंचा तो वो आदमी वहां से गायब हो गया था। स्टेशन पर बहुत कुछ अजीब चल रहा था। तभी मेरी नज़र स्टेशन के एग्जिट डोर पर पड़ी तो मैंने देखा कि अब वो बंद हो चुका था और स्टेशन के चारों तरफ दूर दूर तक पटरियां ही थी। और ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। एक तो ये स्टेशन काफ़ी डरावना था, फिर अचानक ही आसमान के काले बादल मंडराने लगे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरे मौसम का हाल बिगड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपने माया से काले बादल बनाए हैं। मैं उस स्टेशन के एक प्लेट छत्र के नीचे खड़ा था तो मुझे पानी से भीगने का कोई डर भी नहीं था। वैसे भी गर्मियों में पानी से भला क्या डरना। लेकिन ये समझ ही नहीं आया कि अचानक वो आदमी कहाँ गायब हो गया। और पहले मुझे उस नल के पास किसी स्त्री की परछाई नजर आई थी। अब मेरा दिमाग बस इन्हीं उलझन में डला हुआ था। फिर काफ़ी देर के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। फिर मुझे लगा कि इस दरवाजे से निकलने से तो अच्छा है मैं आगे से होता हुआ आगे निकल जाता हूँ। आगे से मुझे कोई जगह मिल ही जाएगी। और यही सब सोचकर मैं उस स्टेशन के ट्रैक पर आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे सामने की तरफ पटरी के बगल में पड़ा एक कंटेनर नजर आया। ऐसा लग रहा था मानो उस बड़े से कंटेनर के अंदर कोई है और वो खुला हुआ है। दूर से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था, मगर जब मैं उसके पास गया तो वो कंटेनर एकदम बंद पड़ा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। और इतने में उस दूर से नजर आने वाले स्टेशन पर मुझे किसी के पायलों की आवाज़ आने लगी। और इस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई महिला है जो अपने कदमों के साथ इस स्टेशन पर टहल रही है। लेकिन मैं तो उस स्टेशन से बहुत ही दूर आ गया था, तो फिर यह आवाज़ मुझ तक कैसे पहुंच रही थी। यही सब देखने के लिए जब मैं पीछे मुड़ने लगा तो मैंने देखा कि स्टेशन की पटरियों के ऊपर कोई महिला बैठी हुई है। एक पल के लिए तो मैं पूरा अंदर तक सहम गया था, लेकिन मैं जानता था कि इतनी रात को स्टेशन पर कोई नॉर्मल महिला तो नहीं हो सकती। और यही देखकर मैं सरपट भागा। तभी पटरी एकदम से कपकपाने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला अभी भी पटरियों के बीचों बीच बैठी हुई थी और एक मालगाड़ी तेज स्पीड से आ रही थी। मेरे दिल की धड़कनें अब बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो वैसे वैसे अंधेरा और भी गहरा हो रहा था और साथ ही डर भी बढ़ता ही जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो स्टेशन से ज़्यादा डर तो मुझे अब लग रहा है। मेरे पैर एक एक पल के लिए किसी बर्फ़ की
शोले की तरह जम गए और मैं वहीं खड़ा होकर वहाँ का दृश्य देखने लगा। इसी बीच उस ट्रेन ने उस औरत को एकदम से कुचल दिया और ये नज़ारा मेरे रोम रोम को